हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सोलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है 31 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 अगस्त 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कंसल्टेंसी फर्म ईवी के अनुसार भारत कब तक क्रय शक्ति क्षमता PPP के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये कहें परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन बनेगा। EY ने बताया है परचेसिंग पावर पैरिटी के अनुसार है हम लोग 2038 तक भारत में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रहे। ओवरऑल अगर बात करें इकोनॉमी देखा जाए तो GDP के मामले में वो दूसरा होता है, उसका दूसरा आंकड़ा होता है, लेकिन ये परचेसिंग पावर पैरिटी के अनुसार बताया जा रहा है और इसका आंकड़ा दूसरा है। तो उसके अनुसार हम लोग 2038 में बन रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट याद होगी कि 2075 तक भारत जो है अमेरिका को भी पीछे कर देगा और भारत बन जाएगा दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। चाइना टॉप पर है, अभी भी है उस टाइम पर, और जैसे कि चाइना यहाँ पर भी टॉप पर बताया गया है। 2038 में भी परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में भी अमेरिका को पीछे छूट जाएगा जैसे कि, और अगर डोनाल्ड ट्रंप यही ऐसे ही करते रहे, इनका यही हाल रहा, तो पहले ही हो जाएंगे ये ऐसे। तो देखो GDP के मामले में अगर आंकड़ा याद रखना आपको, तो भारत 2075 तक होगा सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 2047 तक या कहें कि 2050 तक ले लें तो नॉर्मल, तो ये GDP के मामले में 2050 तक आते आते हम लोग 2050 तक चाइना को पीछे कर देंगे, अमेरिका को, मतलब पीछे कर देगा अमेरिका को, चाइना पीछे करेगा। बहुत ही जल्दी होगा, 2030 तक अनुमान है, लेकिन 2050 आते आते चाइना जो है टॉप इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया की, दूसरा हो जाएगा और अमेरिका तीसरे पर भारत रहेगा। ठीक है, 2075 आते आते अमेरिका और पीछे आ जाएगा, तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा, भारत दूसरी और टॉप पर चाइना रहेगा। टॉप पर रहेगा ही, मतलब GDP के मामले में ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के और कई संस्थानों ने बताया था ये अपनी रिसर्च में। यहाँ पर बात हो रही है परचेसिंग पावर पैरिटी के अनुसार। परचेसिंग पावर पैरिटी मतलब कि क्रय शक्ति क्षमता कितनी होती है, किसकी, खरीदने की, क्रय करने की, तो उसके लिए अनुसार ये रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि 2038 तक इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो इसमें रिपोर्ट आप देखोगे कंसल्टेंसी फर्म EY की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए IMF के अनुसार ये बताया गया है कि 2030 तक ट्रिपल जो P मॉडल पर अर्थव्यवस्था 20.7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। अगेन ये परचेसिंग पावर पैरिटी वाली है, GDP की जो है वो बात नहीं हो रही है, वो दूसरी है, इसलिए कंफ्यूज आपको मत होना, जैसे इसमें कंफ्यूज मत होना। 2030 तक चाइना वहीं पर 42.2 ट्रिलियन की परचेसिंग पावर पैरिटी के साथ में टॉप पर हो। दूसरा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर 2025 से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा। तो ये अभियान है नो फ्यूल नो हेलमेट वाला, ये सुरक्षा अभियान के लिए है। आप इसका बात करें, नाम से स्पष्ट हो रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि जो हेलमेट नहीं लगाए रहेगा वो अगर कोई बाइक चलाता है, बाइक वाला पेट्रोल पंप पर फ्यूल लेने जाएगा तो उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया हुआ है। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा अभियान ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कंटिन्यू कर रही है 2025 में, जिससे अवेयरनेस फैल सके और नागरिक में एक आदत बन सके हेलमेट लेकर चलने वाली। तो ये क्या सरकार अपने लिए कर रही है? नहीं, ये लोगों की, जनता की सिक्योरिटी के लिए कर रही है। आज दिन केसेस होते रहते हैं हेलमेट न लगाए रहने पर, उसकी वजह से एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। तो एक्सीडेंट का शिकार मतलब हेलमेट की वजह से नहीं, मतलब ये है कि एक्सीडेंट के बाद जो उसमें जान जाने की जो ज्यादा हानि होती है वो कम होगी अगर हेलमेट न लगाए रहोगे। तो उसके लिए यहाँ पर 1 सितंबर से यूपी सरकार अभियान शुरू करेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी फ्यूल टैक्स हैं उन सभी जगह पर ये नियम लागू रहेगा कि हेलमेट लेकर के जाओगे तभी तेल मिलेगा। 2 पहिया वाहनों के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये लागू कर दिया गया है। 1 सितंबर से 30 सितंबर या कहें कि सितंबर का पूरा महीना है। और किस महीने के नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे ये महीना पोषण माह के नाम से भी जाना जाता है। पोषण माह के रूप में भारत सरकार इसे सेलिब्रेट भी करती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें पोषक तत्वों को खाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में कहां पर सुपर गरुड़ शील्ड 2025 नामक जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो सुपर गरुड़ शील्ड 2025 एक नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज है। ये आयोजित कहां पर हुई है? तो ये आयोजित की गई है इंडोनेशिया में। साथियों, इंडोनेशिया में ध्यान रहे गरुड़ शक्ति जो होता है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो ये गरुड़ शील्ड है। गरुड़ शील्ड वो भी सुपर वाला है।
ये बहुराष्ट्रीय है। वैसे तो इंडोनेशिया अमेरिका से गरुड़ जो शील्ड शुरू किया था अमेरिका, लेकिन जब और देशों को जोड़ लिया तो इसमें सुपर गरुड़ शील्ड नाम दे दिया गया। तो सुपर गरुड़ शील्ड ये इंडोनेशिया में हो रहा है, इंडोनेशिया के जकार्ता और सुमात्रा में हो रहा है। 25 अगस्त से शुरू होगा और 23 सितंबर तक ये चल रहा है। जैसा कि 2007 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया, इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच में। फिर आगे 2022 में सुपर गरुड़ शील्ड नाम करके और भी देश इसमें कनेक्ट होते गए, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस, कनाडा, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ब्राजील, न्यूजीलैंड, इनके समेत 12 देश इसमें अब आ गए हैं। ये सब मिल करके करेंगे। सैन्य अभ्यास है इस बार का ये। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कनाडा में भारत का अगला नया जो राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अगला क्वेश्चन हमारा, राजदूत नियुक्त किए गए हैं किसमें? भारत के जो अगले राजदूत हैं कनाडा में नियुक्त करे गए हैं। इंडिया और कनाडा के रिलेशन अब सुधरते नजर आ रहे हैं। आप देख सकोगे इस कदम में आगे बढ़ते हुए भारत ने कनाडा में अपना राजदूत और कनाडा में भारत ने अपना राजदूत बनाया है, नियुक्त किया है। भारत ने कनाडा में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है दिनेश कुमार पटनायक जी को। और आप देखोगे इंडिया कनाडा नेम इन वाई सिग्नल टू एंड ऑफ डिप्लोमेटिक स्टैट, जो पिछले दिनों में पिछले साल काफी ज्यादा उठापटक चली थी, लेकिन जस्टिस ट्रूडो के टाइम पर अब वो सुधरने नजर आ रहे हैं। अगर आपको याद हो, अक्टूबर में 2024 में भारत ने अपने डिप्लोमेट्स को बुला लिया था, उनके डिप्लोमेट्स को भगा दिया था भारत से। बहुत सारी चीजें हुई थी, मतलब समझ लो कि एक तरीके से मर्डर केस को लेकर के ये सब चीजें देखने को मिली थी। अब दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के अगले राजदूत होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। और कनाडा में क्रिस्टोफर कुटर को, कनाडा के जैसा कि है कनाडा में, भारत में क्रिस्टोफर कुटर को अपना राजदूत नियुक्त किया है। एक देश दूसरे देशों के बीच में संबंध अब सामान्य हो रहे हैं। दिनेश कुमार पटनायक की बात करें तो ये स्पेन, कंबोडिया, मोरक्को, इन सब जगहों पर भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। काफी एक्सपीरियंस है। कनाडा भारत की बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादक विशेषकर दालें और मटर निर्यात करता है। भारतीय राजधानी कनाडा की ओटावा होती है जैसे कि हम बात करें, और कनाडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। मैप में अगर देखोगे तो कनाडा आपको जैसे कि यूएस के ऊपर दिखता है, अमेरिका के ऊपर दिखेगा, अमेरिका के जस्ट ऊपर आपको कनाडा वहां पे दिखेगा। कनाडा जो है ये एक खास बात रखता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसमें ओटावा तो राजधानी होती है, इसके अलावा सबसे ज्यादा कोस्टल बॉर्डर है, दुनिया में सबसे ज्यादा कोस्टल बॉर्डर कनाडा का ही है। क्योंकि आप देखो इसके बहुत सारे ना द्वीप हैं, ये सब इसके द्वीप बहुत सारे जैसे कि हम बात करें, इस वजह से ओवरऑल इसको जो कोस्टल बॉर्डर हो जाता है ये काफी लंबा हो जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाता है ये, आप देख सकोगे किस वजह से। तो दुनिया में सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर है वाला देश कनाडा है। भारत में सबसे ज्यादा कोस्टल बॉर्डर वाला राज्य गुजरात है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें अब आपको पिछले दिनों में जो कौन कौन से जैसे कि राजदूत, उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, एक बार उनका रिवीजन करते हैं। तो साथियों जैसा कि इनको हम रिवीजन में बताते हैं आपको। सर्जिया गोरे को भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जितेंद्र पाल सिंह इजराइल में भारत के राजदूत बने हैं। और दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के राजदूत। जी बाला सुब्रमण्यम मालदीव में भारत के राजदूत। अनुराग श्रीवास्तव मॉरिशस में भारत के राजदूत। और नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत की राजदूत हैं। इसाक अजीमा भारत में मालदीव के राजदूत। सुभाष प्रसाद गुप्ता ये की सेंट विंसेंट में। और BN व्लान मनन्ना जो है ये कंबोडिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। आपको अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इन प्राइज ऑफ जैसे कि एक कोलिशन पॉलिटिक्स का हाल ही में विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक जो है ये लॉन्च कर दी गई है मनोज झा के द्वारा। मनोज झा, अगर आप बिहार की पॉलिटिक्स को कवर करते होंगे तो इनके बारे में आपको जरूर पता होगा। बिहार के ये पॉलिटिशियन है, चर्चित पॉलिटिशियन है, वहाँ के फेमस हैं और राज्यसभा में सांसद हैं मनोज झा। तो इनकी ये पुस्तक आई हुई है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है इन प्रेस ऑफ कलेक्शन कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एम्स ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। तो मनोज कुमार झा की ये पुस्तक है। ये पुस्तक इन्होंने अपने भाषणों में कही है, इनको संकलन कराया है। मतलब इनके जो राज्यसभा में भाषण थे, 2 राज्यसभा भाषण, उनके संकलन, उनके भाषणों का संकलन है। इसमें स्पीकिंग टैकर के द्वारा ये प्रकाशन किया गया है। ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निदेशक बनाया गया? तो आपको ये बता दें, पिछले दिनों में जैसे कि गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा दिया था, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर IMF ने भारती को ही चुना है अपना गैर कार्यकारी
यहाँ पर निदेशक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे कि कौन है, भारती, वो उर्जित आर पटेल हैं। ये भी नाम आप जानते हो। उर्जित आर पटेल जो हैं ये भारत के 24वें गवर्नर थे। इसके आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। जैसा कि आरबीआई के हैं, ये गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो कि 24वें गवर्नर थे। अब 23वें थे रघुराम राजन, 23वें नंबर के रघुराम राजन, 24वें थे ये, और 25वें थे शक्तिकांत दास, और जैसा कि अब 26 नंबर के बन गए हैं संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के जो बने हैं वर्तमान में प्रेजेंट में है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, जैसा कि जो कि वर्तमान में है। जैसा कि हेडक्वार्टर अभी यहाँ का है संजय मल्होत्रा, हम आपको बता देते ये वर्तमान में यहाँ के कौन है, इसके गवर्नर हैं। अगला यहाँ पर नियुक्त किया गया, जैसे कि इनको कार्यकारी निदेशक, और 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। कार्यकाल के लिए इनका टाइम पीरियड है। 28 अगस्त को इनकी नियुक्ति हुई है उर्जित आर पटेल जी की। उनके पटेल जी के ही टाइम पर साथियों 2016 को नोटबंदी हुई थी और 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। तो ये 2 बड़े इवेंट्स इन्हीं के टाइम पर पीरियड पर हुए थे, याद रखना है। दोनों ही काफी बड़े मुद्दे थे। इसके बाद इन्होंने हालांकि इस्तीफा दे दिया था। और जैसे कि अगर आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है। 1944 में स्थापना हुई थी। सदस्य 189 हैं। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन है इसके, ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिनांक को विश्व झील दिवस के रूप में घोषित किया हुआ है? तो अब घोषित कर दिया गया है, दिवस घोषित किया है, यूएन ने किया है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अब से जो 27 अगस्त को मनाया जाएगा विश्व झील दिवस, या कहें कि वर्ल्ड लेक डे। आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइटों पर देख पाओगे कि ऑफिशियल आपको दिखेगा, आर्टिकल दिख जाएंगे, वहां पर आप देखोगे कि वर्ल्ड लेक डे को लेकर के 27 अगस्त के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब से 27 अगस्त को मनाया जाएगा। तो इसका जो संकल्प है ये संकल्प संख्या है, और इसके माध्यम से इन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है कि अप्रूव कर दिया है कि इसका उद्देश्य क्या है, झीलों को सुरक्षित रखना। झीलों के संरक्षण के लिए आप ऑलरेडी जानते हो कि रामसर कन्वेंशन वगैरह वाला चलता रहता है, जो कि 2 फरवरी को हुआ था। 2 फरवरी को 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? रामसर में, ये जो कि ईरान का एक शहर है। यहाँ पर वेटलैंड यानी आर्द्र भूमियों का कन्वेंशन हुआ था। 1971 की बात हो रही है। आर्द्र भूमि का है, जैसा कि आर्द्र भूमि जो होती है सम्मेलन होता है इनका, वो हुआ था वहां पर। इसी के बाद से जो रामसर साइट आने लगी। अब भारत में अगर बात करें तो एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स भारत में है। एक और चीज है, तो ये 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाते हैं, वो भी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए होता है। लेकिन स्पेशली झील के संरक्षण के लिए अब क्या बात कही गई है, ये झील दिवस मनाया जाएगा 27 अगस्त को भारत में। अगर झीलों के बारे में अगर बात करें तो सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है भारत में? आप जानते हो वुलर झील है। जम्मू कश्मीर का सबसे ताजे पानी की या कहें सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे खारा पानी होता है सांभर झील, राजस्थान में जो कि स्थित है। लेकिन अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यही फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया रही है। तो सांभर झील सबसे खारा पानी की झील होती है, सबसे मीठा पानी वुलर झील जम्मू कश्मीर में, और सबसे खारा पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील होती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने दिव्यांगों और पूर्व जो सैनिक को स्टैंप ड्यूटी में कितने % छूट देने की बात कही हुई है? तो परसेंटेज छूट दी हुई है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो कि दिव्यांग होंगे या पूर्व सैनिक रहेंगे उनको 1% की छूट मिलेगी, एक्स्ट्रा छूट मिलेगी स्टैंप ड्यूटी पर। स्टैंप ड्यूटी क्या होता है? जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो सरकार जब रजिस्टर कराने जाते हो तो स्टैंप लगता है। सरकार जिस पर मतलब आप ऑथराइज करती हैं या जिसे अप्रूव हो गया है, तो ये जो जमीन तुम्हारी हो गई वो स्टैंप ड्यूटी सरकार को देना पड़ता है। सरकार ने कहा कि ₹1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर अगर 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई लेता है, तो कोई भी दिव्यांग हो या कोई पूर्व सैनिक हो तो उसे 1% तक का स्टैंप ड्यूटी पर छूट मिलेगा यहाँ पर। तो 1 करोड़ रुपए का आप समझ लो 1% क्या हुआ, 1 लाख रुपए हो गया यहाँ पर। तो 1 लाख तक की छूट मिल जाएगी स्टैंप ड्यूटी पर। अभी अगर याद हो आप लोग को, कुछ दिन पहले ही इन्होंने महिलाओं को लेकर के ये बात कही हुई थी, ये अनाउंस किया था कि अगर कोई महिला खरीदती है प्रॉपर्टी अपने नाम पर तो उसकी भी 1% स्टैंप ड्यूटी पर छूट मिलेगा। तो ये अब हो गया महिलाओं को, पूर्व सैनिक को और दिव्यांगों, तीनों के लिए ये हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ये अनाउंसमेंट की हुई है। तो छूट की सीमा 1 करोड़ की तक की संपत्ति पर है, और पहले ये केवल महिलाओं को था, अब इनको भी जोड़ दिया गया है इनमें। ये
जैसा कि अधिक से रजिस्ट्री फीस पर पेमेंट अनिवार्य होगा। जैसा कि ये भी बताया गया कि शुरुआत में 5 जिलों पर धीरे धीरे ओवरऑल यूपी में इसे अप्लाई किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जानने बेसिक चीजें आपको पता है। जैसा कि आप जानते हो कि इसकी योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, 75 जिले हैं वर्तमान में, और सबसे बड़े मतलब जैसे कि सबसे ज्यादा जिलों में विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में सारी सीटें सबसे ज्यादा कहां से जाती हैं, ये उत्तर प्रदेश में। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मतलब ज्यादा वाला राज्य है जनसंख्या वाला, और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हॉस्पिटल जो है रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी करने वाला भारत का पहला, दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी जो संस्थान बना है? तो ये संस्थान है, ये रोबोटिक की बात कही जा रही है, रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद की सर्जरी करने वाला पहला हॉस्पिटल भारत का बन गया है। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, ये नई दिल्ली में स्थित है, और इस हॉस्पिटल ने ये इतिहास रचा है कि रोबोटिक तरीके से जैसे लेजर सर्जरी किया है, इन्होंने रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद का सर्जरी किया हुआ है। शॉर्ट फॉर्म में इसे AARR की भी कहा जाता है, AHRR भी कहा जाता है। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में स्थित है। इसने ये ALI जैसे कि हम बात करें उपचार प्रणाली का, जो कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न है। मोतियाबिंद आप जानते हो आंख से संबंधित दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक किया जाता है। तो ब्रिगेडियर SK मिश्रा जो हैं, ये जो कि सर्जन हैं, इन्होंने एक रोगी पर जो कि 61 साल के मतलब 61 साल के हैं, आपको यहाँ पर देख सकोगे, तो ये सर्जरी की हुई है लेजर से, इन्होंने इनकी की हुई। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए ये यू स्पेशल बसें शुरू की हुई हैं? यू स्पेशल बसें शुरू करी हुई हैं, तो अब हम बता दें, ये कभी एक टाइम पर चला करती थी, पहले काफी फेमस बसें हुआ करती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। अभी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो कि मुख्यमंत्री है वहां की अभी रेखा गुप्ता, इन्होंने एक बार फिर से इसको शुरू किया है, करने की घोषणा की हुई, जैसा कि यू स्पेशल बसें या यूनिवर्सिटी स्पेशल बसें इसे फुल फॉर्म में है। तो ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए स्पेशली होती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी को फोकस किया जाएगा और उसके अनुरूप जो कि कॉलेज के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बस चलाई जा रही है। पर्यावरण अनुकूल होगी, सुरक्षित होगी और सुविधाजनक होगी। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए लाइफलाइन कही जाती थी। यू स्पेशल बसें काफी लंबे समय से बंद थी, लेकिन अब दोबारा से शुरू किया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना शुरू की है, ये आप याद रखिएगा, ये पॉइंट भी मैंने लिया हुआ है। जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन आपको बताएं कि मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के तहत दिल्ली सरकार क्या करेगी, जो मेधावी छात्र हैं उनको मुफ्त में लैपटॉप दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो ये थे साथियों आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को PDF आपको फाइल जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि सलोनी क्वेस्ट सर्च करके वहां से आप डाउन करके टेलीग्राम चैनल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले BR गवाई किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर आपको बताना है कि इनका आंसर क्या होगा, राइट आंसर। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।